नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में आयोजित जनसभा में पहुंचने पर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किए और इस दौरान भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। आज 20 जून का ये दिन बहुत विशेष है। आज ओडिशा की पहली बीजेपी सरकार ने सफलता के साथ 1 साल पूरा किया है। ये वर्षगांठ सिर्फ सरकार की नहीं है, ये सुशासन की स्थापना की वर्षगांठ है। यह 1 साल जन सेवा और जन विश्वास को समर्पित है। ये ओडिशा के करोड़ों मतदाताओं के विश्वास पर खरा उतरने के ईमानदार प्रयास का एक शानदार वर्ष है। मैं ओडिशा की जनता का, आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन मांझी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी ने प्रशंसनीय काम करके ओडिशा के विकास को नई गति। वहीं बिहार के सीवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस की सरकार ने इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई थी कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गया। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। और उन्होंने कहा कि मैं बिहार वासियों को विश्वास दिलाने आया हूँ कि हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, और बिहार के लिए करते रहेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर रहने वाला मोदी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है। वहीं उन्होंने कहा कि पहले बिहार के आधे से अधिक आबादी बहुत अधिक गरीबी की श्रेणी में आती थी, लेकिन बीते दशक में बिहार के करीब 3.75 करोड़ साथियों में खुद को गरीबी से मुक्त किया है। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। और मैं बिहार वासियों को विश्वास देने आया हूं, हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से
शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है। अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं, मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है, आपके लिए करना है, यहां के गांव गांव के लिए करना है, यहां के घर घर के लिए करना है, यहां के हर नौजवान के लिए करना है। पहले बिहार की आधे से अधिक आबादी बहुत अधिक गरीब की श्रेणी में आती थी, लेकिन बीते दशक में बिहार के करीब 4.25 करोड़ साथियों ने खुद को गरीबी से मुक्त किया है। साथियों, आजादी के इतने दशकों तक भी इतने लोग गरीब थे, नारे गूंजते रहे, गरीबी बढ़ती रही। और ये इसलिए नहीं हुआ कि बिहार के लोगों की मेहनत में कोई कमी थी, देशवासियों की मेहनत में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इनके सामने आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। लंबे समय तक कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा और गरीब को अति गरीबी में धकेल दिया। जब हर चीज के लिए कोटा परमिट फिक्स था, छोटे छोटे काम करने के लिए परमिट चाहिए होता था, कांग्रेस आरजेडी के राज में गरीब को घर नहीं मिलता था, राशन बिचौलिए खा जाते थे, इलाज गरीब की पहुंच से दूर था, पढ़ाई और कमाई के लिए संघर्ष था, बिजली पानी का एक कनेक्शन लगाने के लिए ही सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते थे। गैस कनेक्शन के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी। नौकरी बिना घूस, बिना सिफारिश के मिलती ही नहीं थी। और इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति, अरबपति हो गए। बिहार के सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा की और इस दौरान कई नेता और मंत्री भी शामिल हुए, और इसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री के आगमन पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक ये सारण की धरती, डॉक्टर राजेंद्र बाबू लोकतंत्र और गणतंत्र की धरती पर प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से स्वागत, अभिनंदन, विपरीत मौसम के बाद भी 9-10 बजे इतनी भीड़, जितनी अंदर उससे दुगना बाहर, अभी तक के जितनी रैली हुई है उसमें सबसे जबरदस्त प्रधानमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति विकसित बिहार का जो संकल्प है, ये एक ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक दिन बिहार के लोगों के लिए वरदानी दिन ये होगा। तो निसंदेह उनकी यात्रा से बिहार की उम्मीदें काफ़ी बढ़ती हैं, और पिछले अगर 4 यात्राओं को देखें तो हर बार उन्होंने बिहार के लिए कुछ बड़े ऐलान किए हैं।
बड़ी सौगातें बिहार को मिली हैं। और प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के जो ये 11 वर्ष हैं और विशेषकर जो इस बार की हमारी पारी है, बिहार और केंद्र दोनों स्थानों पर एनडीए की सरकारें हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक मुकम्मल ऊंचाई दी है। दूसरी तरफ पिछले 2 केंद्रीय बजट और प्रधानमंत्री जी की यात्राओं के दौरान जो बड़े फैसले होते रहे हैं, विकसित राज्य बनने की राह में जो बिहार की अपेक्षाएं केंद्र से थी वो लगातार पूरी हो रही हैं और हमें उम्मीद है कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अद्भुत जी, अद्भुत अशोक भाई, आज तक मैंने जीवन में इतना अच्छा कार्यक्रम मैंने नहीं देखा। अद्भुत भीड़ थी, जनता में बहुत ही ज्यादा उत्साह था और चारों तरफ भीड़ ही भीड़, लोग ही लोग नजर आ रहे थे। 9 बजे ही जो है पूरा पंडाल भर गया था, लेकिन उसके बाद भी 12-14 किलोमीटर तक लोग लंबा लाइन लगा करके खड़े थे। मौसम खराब थी सर, फिर भी भीड़। हाँ, मौसम रात भर बारिश पड़ा और उसके बाद भी इतनी भीड़ थी कि लोगों का ये जो जुनून था इस बात को बता रहा था कि मोदी जी के प्रति कितना प्यार है। ये कोई नई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी प्रायः पूर्वोदय की कल्पना करते हैं, उसमें बिहार आता है। बिहार कैसे आगे बढ़े उनकी चिंता है, इसलिए वो आए हैं। कोई चुनाव का मामला नहीं है, सतत उनकी प्रक्रिया है जिसमें कि बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अम्बेडकर जी का किस तरीके से एकदम कहा है अम्बेडकर जी के अपमान कोई नहीं सहेगा जो संविधान के बनाने चाहने वाला है और शेड्यूल कास्ट और। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री सुगात मजूमदार ने कहा कि पुलिस हमें पश्चिम बंगाल दिवस मनाने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। वे ममता बनर्जी द्वारा दिए गए निर्देश का पालन कर रहे हैं। वे हमें राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं ले जाने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म स्थान से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर तक रैली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस हमें हर तरीके से रोक रही है। पुलिस हर तरीके से कोशिश कर रही है रोकने के लिए। इसको पश्चिम बंगाल दिवस मनाने नहीं दिया जाएगा। ये ममता बनर्जी का जो निर्देश है उसको पालन कर रही है पुलिस। यहाँ तक कि नेशनल फ्लैग लेकर भी जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे पुलिस। एकदम शेड्यूल प्रोग्राम है और हम यात्रा कर रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर तक हम जाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म स्थान से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर तक जाएंगे, नेताजी भवन तक जाएंगे। ये छोटा सा रूट हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस हमें हर तरीके। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा के बयान पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उन्होंने कहा कि 1.5 घंटा पानी सड़कों पर रहना आम बात है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा कि 1.5 घंटा पानी सड़कों पर रहना आम बात है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि क्या दिल्ली ऐसी होगी, क्या यह हमारी दिल्ली सरकार है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को काम करना नहीं आता, उनसे सरकार नहीं चल रही है। एक तरफ सड़कों से पानी नहीं हट रहा है और दूसरी तरफ नलों में पानी नहीं आ रहा है। यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.5 घंटे पानी सड़कों पे रहे, वो तो नेचुरल बात है। क्या ऐसी होगी दिल्ली? 1.5 घंटे दिल्ली की सड़कों पे पानी भरा रहेगा क्या? मुख्यमंत्री साहिबा कहती हैं कि कोई तवा थोड़ी लगा हुआ है कि पानी इवेपोरेट हो जाएगा। क्या ये है हमारी सरकार दिल्ली की? भारतीय जनता पार्टी को काम नहीं करना आता है, उनसे सरकार नहीं चल रही है। एक तरफ सड़कों से पानी नहीं हट रहा, दूसरी तरफ नलकों में पानी नहीं आ रहा। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर मोर्चे पे ये सरकार फेल है और इसी वजह से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन पर कहा कि यात्रियों की तादाद ज़्यादा है और ट्रेनें कम हैं। अब रेलवे मंत्रालय और रेलवे मंत्री से गुजारिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षमता बढ़ सके, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुनने में भी आ रहा है कि अगले महीने टिकट उपलब्ध भी नहीं है या लोगों के लिए। वहीं इजराइल और ईरान युद्ध पर कहा कि कहीं पर भी युद्ध हो ये अच्छी बात नहीं है। ईरान ने ऐसा क्या किया जिस कारण इजराइल को हमला करना पड़ा? जितनी जल्दी युद्ध रुके, उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी युद्ध रुके उतना अच्छा है। उनकी लड़ाई में हमारे लोग फंसे हुए हैं।
मैंने आज जम्मू में भी यही बात की, पैसेंजरों की तादाद ज़्यादा है, ट्रेन कम है। अब रेलवे मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्टर साहब से गुजारिश की जाएगी कि कहीं कैपेसिटी बढ़े, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अगले महीने तक जो है टिकट की अवेलेबिलिटी है नहीं। मतलब ये अच्छी बात नहीं है, कहीं पे भी जंग हो तो अच्छी बात नहीं है। और ईरान ने ऐसा क्या किया अचानक जिसके बुनियाद पे इजराइल को हमला करना पड़ा। ठीक 2 महीने पहले अमेरिका के शायद इंटेलिजेंस की चीफ जो हैं उन्होंने ये कहा कि ईरान इज नोवेयर क्लोज टू क्रिएटिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ये 2 महीने पहले उनकी जो है एविडेंस थी। आज 2 महीने के बाद अचानक इजराइल ने ईरान पे हमला किया। ये मतलब जितनी जल्दी ये सिलसिला रुके उतना अच्छा है, क्योंकि अब आप देखें लड़ाई तो ईरान और इजराइल के दरमियान है, लेकिन हमारे लोग उसमें फंसे हुए हैं। 1300 से 1400 हमारे बच्चे जो हैं वहाँ फंसे हैं। अब एक एक करके हम उनको निकाल रहे हैं। 90 पहले निकले, अब 400 और हमने सेफ जगह मशहद तक पहुंचाया है। अब कोशिश की जा रही है कि सारे जो 6000 से ज्यादा शायद स्टूडेंट्स ऑल इंडिया लेवल पे और 1600 के आसपास जम्मू कश्मीर के, उनको हम निकालने का काम कर रहे हैं। वो थोड़ी सी लापरवाही रही दिल्ली में गाड़ियों के मामले में। उस अफसर को कहा गया कि आगे से जो है थोड़ा सा ख्याल रखें। जैसे ही ये बात हम तक पहुंची, हमने सही अच्छी गाड़ियों का इंतजाम किया और उन बच्चों को हम वापस ला रहे हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री पहली बार नहीं आ रहे। पहले भी हमने कहा कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री एक बार नहीं 10 बार आएंगे। तो बिहार के लिए नहीं आ रहे, बिहार के भले और विकास के लिए नहीं आ रहे, वे बीजेपी और एनडीए के लिए वोट मांगने आए हैं। मढ़ौरा में लोकोमोटिव फैक्ट्री पहले से है, कुछ नया नहीं है। वहाँ जो चीनी मिल बंद है उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मढ़ौरा एक औद्योगिक शहर था, उस पर बोलना चाहिए। पिछले 10 से 12 साल से लोग देख रहे हैं कि घोषणा होती है लेकिन कुछ होता नहीं है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा, कम से कम इतनी फैक्ट्रियां कब लग जाएंगी कि बिहार के लोगों को 10,000 रुपए के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं भाई, पीएम मोदी आ रहे हैं और इस पर तो हम लोग टीका टिप्पणी चल ही रही है। ये कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने बताया है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार आएंगे, लेकिन वो बिहार के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के भले के लिए नहीं आ रहे हैं, बिहार के विकास के लिए नहीं आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए वोट मांगने आ रहे हैं और बिहार के लोगों के पैसे पर आकर यहाँ कार्यक्रम करेंगे। बिहार की गरीब जनता को वो क्या देंगे नहीं देंगे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जो पीएम मोदी का कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम का खर्चा बिहार सरकार दे रही है, बिहार के लोग दे रहे हैं। मधुबनी में भी दिया, पीरो बिक्रमगंज में भी दिया और अभी भी दे रहे हैं। जहां तक रह गई बात लोकोमोटिव फैक्ट्री की, तो भाई फैक्ट्री तो पहले से मढ़ौरा में है, कोई नया थोड़ी ना है। मढ़ौरा में जो चीनी मिल बंद है उस पर मोदी जी को बोलना चाहिए। जो वहां मॉर्टन टॉफी की फैक्ट्री थी वो बंद है, उस पर बोलना चाहिए। मढ़ौरा में एक तरह से पूरा एक छोटा मोटा इंडस्ट्रियल सिटी था, उस पर मोदी जी को बोलना चाहिए। और आज कोई पहली बार थोड़ी ना आए हैं, ये पिछले 10-12 साल से लोग यही देख रहे हैं। मोदी जी आते हैं, घोषणा करते हैं, होता कुछ है नहीं। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि भाई वो दिन कब आएगा जब बिहार के बच्चों का पलायन रुकेगा। कम से कम इतनी फैक्ट्रियां कब लग जाएंगी कि बिहार के बच्चों को मजबूरी में 10,000 रुपए के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। जिस तरह से मोदी जी गुजरात में बात करते हैं उस तरह से मोदी जी जिस दिन बिहार में बात करेंगे उस दिन बिहार के लोग उनकी बात का ध्यान करेंगे, संज्ञान लेंगे। अब बिहार के लोग उनसे क्या उम्मीद रखे थे राज? बिहार के लोग आज क्या उम्मीद रखें भाई? हर बार जब वो बिहार में आए या दिल्ली में बैठे, बिहार के लोगों की तो यही उम्मीद है कि भाई पिछले 15 साल से हम लोग मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। भाजपा को, एनडीए को बिहार में हमेशा बड़ी बहुमत 30 से ज्यादा सांसद भेजा गया है और इसी उम्मीद से भेजा गया है कि बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, यहाँ की भी स्थिति बदले, यहाँ पर भी बच्चों के लिए रोजगार हो, यहाँ पर भी फैक्ट्रियां लगे, सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में फैक्ट्री न लगे और हम लोग के बच्चे गुजरात महाराष्ट्र में जाकर मजदूर न बने। बिहार के लोगों की तो यही अपेक्षा है, दूसरी कोई अपेक्षा नहीं है। सिर्फ ये अपेक्षा है कि बिहार के लोगों का पलायन रुक जाए, बिहार के मजदूरों को, बिहार के गरीब लोगों को मजदूर बनकर गुजरात में
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मैंने कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल किए। बिहार के चुनाव में सबसे अहम मुद्दा सामाजिक न्याय को लेकर है। जब महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तब जाति सर्वेक्षण हुआ था। उस समय 65% आरक्षण तय किया गया था। उन्होंने कहा कि हमारा पहला सवाल है कि 65% आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं अनुसूची में बिहार के अधिनियम को क्यों नहीं लाते हैं। दूसरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए 50% की सीमा तय की गई थी। अब 65% आरक्षण तभी दिया जा सकता है जब 50% की सीमा हटेगी, तो इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो आप 50% की सीमा कब हटाओगे? उन्होंने तीसरा सवाल ये पूछा कि अनुच्छेद 15(5) निजी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलते हैं। देखिए, मैंने आज सुबह ही कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे। सबसे अहम मुद्दा बिहार के चुनाव में सामाजिक न्याय को लेकर है, और सामाजिक न्याय को लेकर जो मुद्दा है बिहार के सामने, बिहार के जनता के सामने, वो है आरक्षण का। 65% आरक्षण महागठबंधन की सरकार के समय में एक कास्ट सर्वे हुआ, जाति सर्वेक्षण हुआ, और उसके आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 65% कराया गया। हमारे समय में बीजेपी ने इसका विरोध किया था, कास्ट सर्वे का विरोध किया था, आरक्षण का विरोध किया था, पर महागठबंधन की सरकार, जब नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारे थे, महागठबंधन की सरकार, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, कास्ट सर्वे हुआ था, 65% आरक्षण तय किया गया था। बाद में क्या हुआ? पलटी हुआ, बीजेपी जेडीयू की सरकार बनी, हाईकोर्ट में ये मामला आया, हाईकोर्ट ने कहा यह आरक्षण नहीं हो सकता है, ये गैर संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला लंबित है। इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं, और हमारे ओर से 3 सवाल हैं। ये 65% जो आरक्षण है, दलित, आदिवासी, ओबीसी और ईबीसी अति पिछड़ा वर्गों के लिए 65% को सुरक्षित रखने के लिए आप नवी सूची में बिहार के अधिनियम को क्यों नहीं लाते? ये संविधान की नवी सूची है, इसमें तमिलनाडु का जो एकमात्र आरक्षण कानून है, एकमात्र कानून है, 69% आरक्षण जो दिया गया था 1994 में, ये नवी सूची में शामिल किया गया है कि नवी सूची से संविधान से सुरक्षित है। तो हमारा पहला सवाल था कि कब। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर कहा कि आज योग दुनिया के अधिकतम देशों के लोगों की दिनचर्या बन गई है। योग मन को और शरीर को स्वस्थ तो रखता ही है, लेकिन योग से चुनौतियां, हर संकट से लड़ने का एक सामर्थ्य आता है। योग व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होना चाहिए, रोज योग करना चाहिए ताकि शरीर मन स्वस्थ हो, साथ ही हर चुनौती से निपटने का सामर्थ्य भी मिले। उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वह घर में हो या कहीं अन्य स्थान पर हो, योग को अपनी दिनचर्या में हिस्सा बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संपूर्ण देशवासी और दुनिया के अधिकतम देश आज योग उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। योग मन को, शरीर को स्वस्थ रखता ही है, लेकिन योग से चुनौतियों को लड़ने की, हर संकट से लड़ने की एक सामर्थ्य आती है। इसलिए योग व्यक्ति के जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, रोज योग करना चाहिए ताकि योग से उसको शरीर मन स्वस्थ के साथ और चुनौतियों से, हर संकट से जूझने का सामर्थ्य उसमें हो। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वो घर में हो, चाहे पार्क में हो, चाहे कहीं भी हो, योग अपनी दिनचर्या का हिस्सा बने। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।